नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और पूर्व में हम लोग इस बीए थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में सिंधु सभ्यता के संदर्भ में बात कर रहे थे। हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। हमने सिंधु सभ्यता के उत्पत्ति, विस्तार और उनकी विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के संदर्भ में बात की। और उन्हीं विशेषताओं के टॉपिक पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसके राजनीतिक जीवन और उसके सामाजिक जीवन के संदर्भ में। और इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने नगर नियोजन के संदर्भ में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि सिंधु के नगरों की व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार सिंधु के नगरों का सन्निवेश दिखाई पड़ता है, भवन कैसे बन रहे थे, सड़कें कैसे बन रही थी, कौन कौन सी प्रमुख इमारतें हैं, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा पूर्व के लेक्चर्स में की थी। आज हम लोग उसके राजनीतिक सामाजिक जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसा सामाजिक और राजनीतिक जीवन सिंधु सभ्यता के लोगों का था। तो राजनीतिक जीवन के संदर्भ में अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के, तो बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि सिंधु सभ्यता में जो राजनीतिक जीवन था वो उसके कोई स्पष्ट प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं जो कि वहाँ पर राजनीतिक जीवन और एक प्रशासन के संदर्भ में जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे स्टुअर्ट पिगेट का ये मानना था कि सिंधु सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उसकी एक विस्तृत राजधानियाँ, दो जुड़वा राजधानियों के तौर पे दिखाई पड़ती हैं। और ऐसा स्टुअर्ट पिगेट इसलिए मानते थे क्योंकि आप देखें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो ऐसे नगर थे सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक दौर में, जहाँ पर आपको वो सारी शहरी व्यवस्थाएँ मिल जाएंगी, साथ साथ बड़े बड़े भवन, सभा भवन, सभागार और अन्नागार, और मोहनजोदड़ो से स्नानागार जैसी जगह मिलती है आपको। उसके बाद आप लोथल जाएंगे, लोथल में देखेंगे आपको बहुत बड़ा गोदी बाड़ा मिलता है। वहीं आप धौलावीरा जाएं तो एक बहुत बड़ा वाटर टैंक आपको वहाँ पे मिलेगा। कालीबंगा में जाएंगे तो आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलेंगे, नालियों, लकड़ी की नालियों की व्यवस्था दिखाई पड़ेगी। आप बालाथल और गिलुंद की तरफ जाएंगे, वहाँ पर भी एक व्यापक सेटलमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। राखीगढ़ी में भी आपको वो सारी व्यवस्थाएं दिखाई पड़ेंगी। तो इस तरीके से विभिन्न पुरास्थलों का जब अध्ययन किया गया, देखा गया, तो उन अध्ययनों के माध्यम से ये जानकारी हुई और इतिहासकार ऐसा मानने लगे वर्तमान समय में कि कोई ना कोई एक ऐसा प्रशासन जरूर रहा होगा। मार्शल का भी ऐसा मानना था, सर जॉन मार्शल ऐसा मानते थे, सर मार्टिमर व्हीलर भी ऐसा मानते थे कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रशासन जरूर काम करता था। क्योंकि जब हम इनके पतन के संदर्भ में बात करेंगे तो वहाँ पर एक पतन के कारणों में चर्चा जरूर होगी, वो चर्चा होगी प्रशासनिक शिथिलता की। ऐसा माना जाता है कि प्रशासन में एक प्रकार से शिथिलता आ जाती है, गिरावट आ जाती है, वो व्यापक रूप से कार्य नहीं कर पाता जैसे कि पूर्व में हो रहा था, और उसकी इसी गिरावट की वजह से सिंधु सभ्यता जैसी एक विशाल सभ्यता का पतन होने लगता है। तो जब प्रशासनिक शिथिलता के संदर्भ में पतन के कारणों पर चर्चा होगी तो क्यों ना यहीं पर हम चर्चा करें। जब पतन के कारण में उसको गिना जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई ना कोई प्रशासन तो जरूर रहा होगा। और सिर्फ पतन की बात पे नहीं, अगर आप विभिन्न स्ट्रक्चर संरचनाओं को देखें, मोहरों को देखें, और जैसे कि एक यूनिकॉर्न की मोहर है जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि जो उच्च वर्गीय लोग थे, कुलीन वर्गीय लोग थे, उनके पास वो मोहर रहा करती थी और उस मोहर के वाले लोग ही सभागार में या कुलीन वर्ग का जो क्षेत्र था उसमें प्रवेश कर पाएंगे। ऐसा एक उदाहरण हमें भारतीय सिनेमा से भी मिलता है। अगर आपने हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व आई मोहनजोदाड़ो, आशुतोष गवारीकर के द्वारा निर्देशित पिक्चर मोहनजोदाड़ो को अगर आप देखेंगे, वैसे मोहनजोदाड़ो एक फ्रिक्शन मूवी है, मोहनजोदाड़ो एक कमर्शियल मूवी है, लेकिन उसके बनाने में उसके सलाहकार के तौर पर एक बहुत प्रमुख पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्वविद जुड़ा हुआ था, वो थे प्रोफेसर वी.एस. सिंह ने। उनकी सलाह से वो उसको बनाया था उन्होंने। और उस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि कैसे जो हीरो था ऋतिक रोशन, वो एक मोहर उसको मिल जाती है और उस मोहर से उसको बाद में पता चलता है कि वो मोहर कुलीन वर्ग की मोहर थी, और उस कुलीन वर्ग की मोहर को लेकर के फिर वो वहाँ पर जाता है और फिर उसको पता चलता है कि वहाँ के एक कुलीन वर्गीय पुरुष का वो बेटा रहता है और उसके बाद मुखिया का बेटा रहता है, और उसके बाद फिर वो अपना आगे उसकी कहानी बढ़ती है। तो इस तरीके से हम देखें तो सिर्फ अगर हम चलचित्रों की बात ना करें, ऐसे बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य में मिलते हैं। जैसे कि एक टेराकोटा की बनी हुई पाषाण मतलब
पाषाण मूर्ति भी आपको दिखाई पड़ेगी। और उस पाषाण मूर्ति में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी है, बेसिकली दाढ़ी है, और एक वस्त्र वो ऐसे धारण किए हुए हैं। और अगर उसकी आप तुलना करें तो वर्तमान में एक व्यक्ति से उसकी झलक हमें दिखाई पड़ेगी जो देश का एक बहुत प्रमुख पद आसीन करते हैं। तो उनकी झलक आपको मिलेगी उसमें। और ऐसे उसके संदर्भ में ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना था कि ये किसी न किसी मुखिया की पाषाण मूर्ति है, मुखिया की मूर्ति है, और ये सरदार या कोई प्रशासनिक पद पे बड़ा व्यक्ति रहा होगा जिसके माध्यम से कार्य चल रहा था। तो एक स्वाभाविक सी बात है, जब हम प्रशासन की चर्चा करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले हमें, जब हम प्रशासन और राजनीतिक उसकी बात करना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले ग्राम आता है। ग्रामों का निर्माण हुआ जहाँ पे कौन थे? मुखिया थे। मुखिया या उनको हम सरदार भी कह सकते हैं, भाई सरदार आ गए। उसके बाद ग्राम से के बाद का जो आता है वो है विश। तो यहाँ पर विशपति आ गए। फिर विश से बना जन, जन से जनपति आ गए, ठीक है। और फिर उसके बाद बना जनपद। तो जनपद की देखरेख के लिए भी लोग आ गए। उसके बाद आपका महाजनपद आया। महाजनपदों में आप देखेंगे तो दो प्रकार की व्यवस्था, राजतंत्रीय और गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दिखाई पड़ती है द्वितीय नगरीकरण के बाद। लेकिन सिंधु में अगर आप सिंधु के नगरों को आप देखें तो संरचना कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ेगी। ग्राम तो मिलेंगे आपको, विश भी मिलेगा, जन का मतलब छोटे छोटे शहर भी मिलेंगे, जनपद थोड़े से बड़े शहर भी मिलेंगे, और फिर महाजनपद भी मिलेगा। तो ये संरचना तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जब पॉलिटिकल सिस्टम की बात करना शुरू करेंगे तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के संदर्भ में ज़्यादातर विद्वानों का मानना था कि राजतंत्र तो शायद नहीं रहा होगा, क्योंकि गणतंत्र के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। गणतंत्र के लक्षण इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारे सभागार मिले हैं, और उन सभागारों की जो स्थिति है उसमें उठने बैठने के संदर्भ में जो अवलोकन किया गया, विश्लेषण किया गया, वो इस बात को बताता है कि एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति के साथ बहुत सारे लोग थे जो कि सामूहिक निर्णय लेते थे, और उन्हीं निर्णयों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को किया जाता था। तो अगर हम राजनीतिक हड़प्पा के राजनीतिक एक तरीके से पहलू के संदर्भ में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि राजनीतिक जीवन कैसा था उनका, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी, और किसी मुखिया, किसी प्रमुख के माध्यम से वो प्रक्रिया चल रही होगी, और उसी प्रक्रिया के माध्यम से आप एक इतने ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में एक बृहद प्रशासन का कार्य हो रहा था, व्यापार वाणिज्य की प्रक्रिया चल रही थी, सिर्फ उद्योग धंधे थे, साथ ही साथ आंतरिक व्यापार बेहद तरीके से चल रहा था, एक अच्छी सामंजस्यता की स्थिति बनी हुई थी। इसके अलावा राजनीतिक जीवन का होने का एक और उदाहरण दिखता है, वो है शहरों की जो निवेश है। जैसे कि शहरों में पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला हमें दिखाई पड़ता है, जहाँ हमने बताया था कि पश्चिमी टीले में एक रक्षा प्राचीर मिलती है और थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर बड़े बड़े भवन दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये इस बात का आभास भी कराती है कि शायद ये कुछ विशेष वर्ग के लोग थे जो कि उस क्षेत्र में रहते थे। तो ऐसे विशेष वर्ग के लोग कौन हो सकते हैं? ये वही लोग हो सकते हैं जो प्रशासन से जुड़े हुए होंगे, जिनके पास अधिकार ज़्यादा होंगे। और आप देखेंगे समाज में जिन लोगों के पास अधिकार ज़्यादा होते हैं वो थोड़ा सा विशेष होते हैं। और अधिकार ज़्यादा होने के साथ साथ एक और चीज़ है कि उनके कर्तव्य भी ज़्यादा होते हैं। तो जिस समाज में अधिकार और कर्तव्यों का जो निर्वहन है उसमें सामंजस्यता बनी हुई दिखाई पड़ती है, वो समाज एक बेहतर समाज के तौर पे दिखाई पड़ता है। लेकिन जहाँ पर लोग सिर्फ अधिकार तो रखते हैं लेकिन उसका कर्तव्य नहीं करते हैं, तो ऐसे जगह पर हमेशा आप देखेंगे कि अराजकता की स्थिति आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। अधिकार तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। तो सिंधु के समाज में अधिकार के साथ लोग थे और उन अधिकारों का वो कर्तव्यों के माध्यम से निर्वहन भी कर रहे थे। और आप देखेंगे कि मोरलिटी और इथिक्स सिंधु के समाज में भी दिखाई पड़ती है। और ऐसे कुछ लक्षण मिले हैं कि बावड़ी और बड़ा सा एक घेराबंदी भी दिखाई पड़ती है, युद्ध और सुरक्षा की दृष्टि से भी उसको हम मान सकते हैं। और कुछ ना कुछ ऐसा तो रहा होगा। और एक और चीज़ है वो कि आप आगे पढ़ेंगे लिटरेचर में, पतन के कारणों में इसको पढ़ेंगे
तो अब एक वर्ड आता है पुरिंदर, जो बेसिकली ये माना जाता है कि आक्रमण हुआ था किसी तरीके का। तो पुरिंदर के संदर्भ में कहा जाता है कि एक ऐसा इंद्र के संदर्भ में कहा जाता है कि वो दुर्गों को ध्वस्त करने वाला देवता था। तो दुर्ग कहाँ होंगे? दुर्ग बेसिकली हड़प्पा के ही समय में दुर्गों को दिखाया गया। तो दुर्ग है तो कुछ न कुछ तो प्रशासन या उच्च वर्गीय या बड़े ऐसे लोग हैं जो कि अधिकारों का निर्वहन, अधिकार रखने वाले लोग थे। तो इन विभिन्न पुरातात्विक साक्ष्यों और विश्लेषण और इतिहासकारों के इन बातों के आधार पर तो ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन तो था, और बाद में इसी राजनीतिक जीवन में पतन की स्थिति आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, और यही शिथिलता इनके पतन का एक प्रमुख कारण भी बनती है। इसके बाद अगर हम बात करें सामाजिक जीवन के संदर्भ में, तो मिस्र का सामाजिक जीवन अगर हम सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि बहुत सुखी और सुविधापूर्ण जीवन दिखाई पड़ता है मिस्र के लोगों का। और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर एक चीज़ दिखाई पड़ती है, वो ये कि यहाँ पे बहुत सारी मातृ मूर्तियाँ मिली हैं, और इन मातृ मूर्तियों के आधार पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर मातृ सत्तात्मक सत्ता रही होगी। दो तरीके की सत्ताओं के संदर्भ में हम लोग अक्सर बात करते हैं। एक है पितृ सत्तात्मक पेट्रियार्की, जिसे पितृ सत्तात्मक समाज कहते हैं, जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज, जहाँ पुरुषों के पास निर्णय लेने का अधिकार होता है परिवार से संबंधित। परिवार यहाँ पर भी प्रमुख अंग था, परिवार कुटुंब के माध्यम से ही समाज चल रहा था, और जो अधिकार लेने का जो बात होती है वो यहाँ पर महिलाओं में दिखाई पड़ती है, और इसीलिए इसको हम मातृ सत्तात्मक कहते हैं। तो कैसे पता चलती है? वो पता चलती है बहुत सारे पुरातात्विक जो सामग्रियाँ मिल रही हैं। सामग्रियाँ कैसी मिल रही हैं? सामग्रियाँ मिल रही हैं मिट्टी की बनी हुई ही बहुत सारी मूर्तियाँ। इसके अलावा एक कांसे की भी बनी हुई महिला की मूर्ति मिली है, उसे नर्तकी की मूर्ति के तौर पे देखा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी फीमेल फिगरेंस टेराकोटास भी मिले हैं जो इस बात को बताते हैं कि यहाँ पे महिलाओं का कुछ विशेष स्थान था। और अगर आप सामान्यता देखें तो वो समाज हमेशा से समृद्धशाली रहा है जहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया गया है। और आप देखें तो इनिशियल जो ट्राइबल्स थे, जो इनिशियल ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, जो शुरुआती आदिम समाज था, उसमें भी आप देखें तो महिलाओं को ही महत्वपूर्ण माना गया। अगर आज भी आप एथनोग्राफिक पैडलर से जनजातियों का अध्ययन करें तो वो भी मातृ सत्तात्मक सत्ता को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मातृ सत्तात्मक सत्ता है या जो महिलाओं को प्रधानता वाली स्थिति है, इसको अगर हम जोड़ के देखें तो हम ये मानते हैं कि ये एक ऐसे प्रतीक है जो कि उत्सर्जन या विकास को दर्शाती है। ये दर्शाती हैं कि कैसे सृष्टि आगे बढ़ती है। तो इसीलिए इनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज भी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ मातृ सत्तात्मक सत्ता का प्रयोग करती हैं। तो क्योंकि सिंधु सभ्यता भी जनजातियों की ही एक सामूहिक समूहन का परिणाम था, बहुत सारी जनजातियाँ मिलकर के सिंधु सभ्यता का निर्माण करती हैं, तो इसीलिए स्वाभाविक सी बात है कि जनजातियों के जो लक्षण थे वो सिंधु में दिखाई पड़ेंगे, और इसीलिए वहाँ पे भी मातृ सत्तात्मक लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो समाज है वो 4 वर्गों में हमें बटा हुआ दिखाई पड़ता है प्रमुख रूप से। अगर हम उसको और ज़्यादा कैटेगराइज करें तो 5 वर्ग भी हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? पहला जो वर्ग है वो बेसिकली आपका योद्धा है। योद्धा आपको मिलेंगे पहले वर्ग में, योद्धा आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको पुरोहित मिलेंगे। योद्धा के साथ साथ कौन मिलेंगे? हाँ, योद्धा के साथ ही पुरोहित हैं बेसिकली। और फिर आपको व्यापारी मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको श्रमिक मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको मिल जाएंगे शिल्पकार, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहीं पे आपको कृषक समुदाय भी मिलेगा। तो ये अगर श्रमिक और कृषक को हम एक माने तो ये एक समुदाय हो सकता है। और कहीं कहीं पे आप बहुत सारी किताबों में देखेंगे तो योद्धा और पुरोहित को अलग अलग भी माना गया और कहीं कहीं साथ साथ भी माना गया है। ये डिपेंड करता है इतिहासकारों के विश्लेषण और तर्कों के आधार पे। तो अगर हम देखें तो समाज में कौन कौन से वर्ग थे? योद्धा था, पुरोहित वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, शिल्पकारों का एक वर्ग था और कृषकों का एक वर्ग था।
शिल्पकारों में विभिन्न प्रकार के स्वर्ण का कार्य करने वाले और चर्मकारी का काम करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको कि आप श्रमिकों शिल्पकारों की श्रेणी में रख सकते हैं। और दास भी, वैसे तो दास के संदर्भ में कोई विशेष उल्लेख यहाँ से नहीं मिला है, लेकिन ऐसा अनुमान हो सकता है कि दास भी शायद रहे होंगे। कोई कन्फर्मेशन नहीं है अभी तक ऐसा कोई, क्योंकि लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। पुरातात्विक साक्ष्यों से आप दास को कैसे पकड़ेंगे जब तक कि कोई ऐसी पुरातात्विक सामग्री आपको नहीं मिलेगी। शायद लिपि की जानकारी हो जाए, लिपि को पढ़ लिया जाए तो कुछ और वर्ग यहाँ से निकल करके आ सकते हैं। तो लेकिन मोटा मोटी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम ऐसा मान सकते हैं कि ये कुछ वर्ग रहे होंगे। और कैसे मान रहे हैं कि ये वर्ग रहे होंगे? ये मान रहे हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे। कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? जैसे कि योद्धाओं के संदर्भ में हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के जगह से जो है हमें तलवारें मिली हैं, ठीक है, और तलवारों के साथ साथ सुरक्षा प्राचीर, बड़े बड़े भवन मिले हैं। उसके अलावा पहरेदारी और इससे जुड़े हुए लोग मिले हैं। साथ साथ बाद में तीर धनुष वगैरह भी मिल रहे हैं। तो ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि शायद कोई योद्धा वर्ग रहा होगा। जैसे कि वर्तमान में बाद में वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों को देखा गया कि क्षत्रिय जो है वो वर्ण व्यवस्था में इस कार्य को कर रहे थे, युद्ध के कार्य को और रक्षा करने के कार्य को समाज में। तो वैसा ही कुछ एक योद्धा वर्ग भी इतिहासकारों के अनुसार शायद रहा होगा। इसके अलावा पुरोहित वर्ग के संदर्भ में भी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही जानकारियाँ मिलती हैं, जिसमें कि पूजा पाठ और मोहनजोदाड़ो से जो स्नानागार मिला है और एक जगह भी मिली है जहाँ पे पूजा करते हुए दिखाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे मोहर भी मिले हैं और इनके माध्यम से भी पुरोहित वर्ग के साक्ष्य में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग के भी बहुत सारे शिल्पियों के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसमें पत्थर काटने वाले, खुदाई करने वाले, जुलहे, स्वर्णकार आदि की गणना की जा सकती है। श्रमिक वर्ग के लोग भी थे, जिसमें कृषक थे, मछुआरे थे। जैसा कि मैंने कहा कि कृषक और श्रमिकों को अगर हम एक साथ जोड़ करके देखें तो ये एक भी हैं और कहीं कहीं इसको अलग भी माना गया है, क्योंकि श्रम का कार्य करने वाले और भी लोग थे जो शिल्पकारी से भी जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से समाज में हम देखें तो विभिन्न प्रकार के ये वर्ग हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा ये माना जाता है कि मकान लघु और विशाल थे, उससे भी एक कैटेगराइजेशन दिखाई पड़ता है। जैसे कि हम नगरों के नियोजन के संदर्भ में जब बात कर रहे थे तो हम देखते हैं कि दो तरह का इलाका था, एक पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। जहाँ पूर्वी टीले में सामान्य लोग रह रहे थे, पश्चिमी टीले में उच्च वर्गीय कुलीन वर्गीय लोग रह रहे थे। कुलीन वर्ग में कौन था? योद्धा थे, पुरोहित थे, वो लोग रह रहे थे। वही सामान्य वर्ग में कौन कौन थे? व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, कृषक, ये सब नीचे के इलाके में रह रहे थे। तो इस तरीके से व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है। इसके अलावा सैंधों के लोगों के संदर्भ में ये माना जाता है कि शाकाहारी और मांसाहार दोनों का प्रयोग ये कर रहे थे। जहाँ पर यहाँ पे शाकाहार के रूप में गेहूँ, जौ, चावल, तिल, दाल प्रमुख खाद्यान्न थे। वहीं साग सब्जियों और दूध और विभिन्न प्रकार के फलों जैसे खरबूजों, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार आदि का भी प्रयोग किया जा रहा था। इसके अलावा भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गों, बतख, घड़ियाल आदि के मांस और मछलियाँ भी खाई जाती थी। इसके अलावा जानवरों की अधजली हड्डियाँ भी बहुत सारी प्राप्त हुई हैं और सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों के संदर्भ में वो मैंने भी बताया कि एक मूर्ति मिली है जिसमें कि ऐसे वस्त्र धारण किए हुए एक दाढ़ी वाला व्यक्ति वस्त्र पहने हुए दिखाई पड़ता है, जो कि सूती और ऊनी वस्त्रों के प्रतीक चिन्हों के तौर पे दिखाई पड़ता है। इसके अलावा वस्त्र सिलने के भी बहुत सारे उपकरण मिले हैं, सुइयाँ वगैरह मिली हैं जो इस बात को बताती थी कि वस्त्र सिले जाते थे। छापा खाने मिले हैं, छापने के भी साक्ष्य मिले हैं, रंगने के भी साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा जो है स्त्रियां आभूषण पहनती थी, बहुत सारे मनके वगैरह, गुड़िया मिले हैं, बीड्स मिले हैं और विभिन्न प्रकार की मालाएं मिली हैं। मालाओं का बहुत सुंदर सुंदर अंकन भी मिला है। तो ये सारी चीज़ें इस बात के लक्षण को प्रदर्शित करती हैं कि यहाँ पर जो है वो विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया जा रहा था। वही मोहनजोदाड़ो से मार्शल को एक बहुत बड़े आकार का हार भी मिला था,
इसके अलावा जिसमें बीच में गोमत के मनके थे, कार्लेनियन के मनके थे। इसके अलावा काचली मिट्टी, शंख और सिलखड़ी की बनी हुई चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती हैं। सोने का भी एक बहुत बड़ा कंगन हड़प्पा से मिला है। सोने चांदी कांसी की चूड़ियाँ, मिट्टी और तांबे की अंगूठियाँ आदि भी मिलती हैं। इसके अलावा श्रृंगार प्रसाधन पे भी और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। मोहनजोदाड़ो में, चूहंदड़ों में महिलाएं जो है काजल, पाउडर और श्रृंगार प्रसाधन की विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग कर रहे थे। और चूहंदड़ों से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी पता चलता है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। शीशे और कंघी का प्रयोग भी इनके माध्यम से किया जा रहा था। तांबे के दर्पण, छूरे, कंघी, अंजन लगाने की सलिकाएँ प्राप्त होती हैं। श्रृंगारदान भी प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य आभूषण जो कि हाथी दांत के, हड्डियों के, शंख के बने हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा शिल्पकारी में आप देखें तो आपको घड़े, थालियाँ, कटोरे, तस्तरियाँ, गिलास, चम्मच इत्यादि बर्तन मिलते हैं। खुदाई में आपको कुर्सी, चारपाई, स्टूल और चटाई का प्रयोग के साक्ष्य भी दिखाई पड़ते हैं। नौसारों और मेहरगढ़ से मिट्टी की एक नारी मूर्ति भी मिली जिसमें लाल रंग से सिंदूर भरा हुआ दिखाई पड़ता है। और इससे निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा की जो महिलाएं थी वो सिंदूर का प्रयोग भी करती थी। और खेल के भी बहुत सारे, खेल में भी मतलब मनोरंजन के साधन के तौर पे भी बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं जो इस बात को बताते हैं कि मनोरंजन के साधन का प्रयोग ये लोग कर रहे थे। यहाँ से शतरंज के साधन मिलते हैं और पासा खेलने के साधन मिलते हैं और लोथल से खेलने के 2 बोर्ड के नमूने भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा विभिन्न स्थानों से पत्थर सीप आदि की गोलियां भी प्राप्त होती हैं। नृत्य को भी मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता था। नाचते हुए नर्तकी की मूर्तियां मिली है, तांबे की बनी हुई। मछलियों को पकड़ना भी मनोरंजन के क्षेत्र में आता था, उसके कांटे भी प्राप्त हुए हैं। हिरन को मारने मतलब शिकार करने के भी साक्ष्य मिलते हैं जो कि उनकी शिकारी प्रवृत्ति और उनके शिकार को मनोरंजन के तौर पे दिखाने का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बटखरे और तराजू के अवशेष भी मिले हैं। दशमलव पद्धति के ज्ञान का भी इन्हें ज्ञान दिखाई पड़ता है। बहुसंख्यक अस्त्र शस्त्र औजार भी मिले हैं और तीर, धनुष, परशु, भाला, गदा, तलवार आदि का प्रयोग भी किया हुआ दिखाई पड़ता है। और तांबे और कांसे के बने हुए हैं ज़्यादातर ये चीज़ें। और विभिन्न प्रकार के इस तरीके की युद्ध सामग्री भी मिली है। तो जो इस बात को बताती है कि मिस्र के लोगों का जो जीवन था वो भौतिक जीवन दिखाई पड़ता है। जब हम धर्म के संदर्भ में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि अध्यात्म से भी वो जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भौतिकवादी भी थे और कर्म करने पे विश्वास रखते थे, कार्य करने पे विश्वास रखते थे और विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते थे। जैसा कि अभी हमने लोगों ने बात की कि एक मात्र सत्तात्मक समाज था। महिलाओं की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं जिसके कारण उसे मात्र सत्तात्मक समाज के तौर पे देखा जाता। परिवार और कुटुंब को वो रखने वाले लोग थे, परिवार को वो देखते थे। इसके अलावा विभिन्न वर्ग थे वहाँ पर, योद्धा, पुरोहित, श्रमिक और व्यापारी और कृषक। इसके अलावा जैसा कि बात हुई कि दासों के संदर्भ में कोई प्रमुख जानकारी नहीं है क्योंकि हमारा सारा ज्ञान यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही आधारित है और ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है जो दासों के संदर्भ में कोई विशेष जानकारी हमें दे। इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि शाकाहार मांसाहार का प्रयोग कर रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, उत्पादन हो रहा था और उसी उत्पादन के माध्यम से काम आगे बढ़ रहा था और वो उनकी भोजन प्रणाली का प्रमुख अंग भी था। और जैसा कि बताया कि वस्त्रों का प्रयोग भी कर रहे थे, खेल मनोरंजन का साधन भी थे, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो एक तरीके से इन टोटलिटी हम देखें तो एक बहुत अच्छा सामाजिक जीवन मिस्र के हड़प्पा के उस दौर में, हड़प्पा सभ्यता में दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन के संदर्भ में बात की और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग अब मिस्र की आर्थिक व्यवस्था और इसके धर्म के संदर्भ में हड़प्पा की आर्थिक व्यवस्था और उसके धर्म के संदर्भ में बात करेंगे। असल में BA पार्ट 2 का जो पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मिस्र की सभ्यता का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो शायद बीच बीच में मिस्र और हड़प्पा मिक्स होते चले जा रहे हैं। कभी कभी जब आप लगातार लेक्चर्स की तरफ आते हैं तो ऐसी कुछ त्रुटियां हो जाती है। तो फिलहाल आप ये समझिए कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ों को भी हम यहाँ देख रहे हैं और वो
आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके आगे के चरण में जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एक खेद मैं व्यक्त करना चाहता हूँ वो कि हम लोग लगातार इस माध्यम से आपके साथ जुड़ नहीं पाए अभी पिछले सप्ताह में। उसका कारण कुछ तकनीकी समस्याएं भी थी और मेरे स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ठीक नहीं था, और मैं बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा हूँ अपने आप को, और जल्दी हम लोग पूरे फ्लो में फिर से वापस आ करके आपके सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे और आपकी जो भी समस्याएं होंगी उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप बने रहिए। उड़ान द फ्लाई के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए और इस जानकारी के माध्यम से अपना ज्ञान वर्धन करिए। और जो भी और आप चाहते हैं आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए और हम उसको करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।